डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम ओम थानवी द्वारा रचित अतीत के दबे पांव का अध्ययन करेंगे। ओम थानवी का जन्म 1 अगस्त 1957 ईस्वी को हुआ। इन्होंने उच्च स्तर के यात्रा वृत्तांत लिखे। इनके साहित्य लेखन पर इन्हें शमशेर सम्मान, सार्क सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान सम्मान से सम्मानित किया। ये जन सत्ता दैनिक के यशस्वी संपादक रहे। अतीत में दबे पांव साहित्यकार ओम थानवी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। यहाँ लेखक ने पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत की सभ्यता और संस्कृति की कल्पना की है। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले, उन्हें देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा कर रहा है। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दो सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर हैं। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा। आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में सैर की जा सकती है। यह शहर अब भी वही है जहां कभी था। आज भी वहां के टूटे घरों की रसोइयों से गंध महसूस की जा सकती है। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ियों की रुनझुन की आवाजें सुनी जा सकती है। खंडहर बने घरों की टूटी सीढ़ियां आप चाहे कहीं न ले जा सकती हो, चाहे वे आकाश की ओर अधूरी रह गई हो, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव अवश्य किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। वहां चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक देख रहे हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बोध स्तूप है। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में बना हुआ है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। ये गढ़ कभी न कभी राजसत्ता और धर्म सत्ता के केंद्र रहे होंगे। मोहनजोदड़ो शहर की संरचना नगर नियोजन का एक अनूठा प्रमाण है। यहाँ की सड़कें अधिकतर सीधी है या फिर आड़ी है। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के नगरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन से मेल खाते हैं। आधुनिक परिवेश के इन सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर नीरसता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। दुनियादारी के अपनत्व से उसे कोई लगाव नहीं है। वह दुनियादारी को कोई महत्व नहीं देता। सिंधु सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां और प्रवृत्तियां मानवता पर आधारित है। सिंधु सभ्यता मानव निर्मित और मानव आधारित है। सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों और खंडहरों को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग साधारण जीवन जीने वाले और अनुशासन प्रिय थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि माना जाता है। वे पशुओं के साथ अपना सहज जीवन जीते थे। खुदाई से मिट्टी की एक बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी किसी भी समाज की सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के घरों को देखकर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आकार में छोटे और साधारण परिवेश से मेल खाते हैं।
दो मंजिला इमारतों की तो कल्पना भी की जा सकती है, परंतु बहुमंजिला इमारतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सिंधु सभ्यता में औजारों का प्रयोग तो बहुत मिलता है, परंतु हथियार भी प्रयोग में होते होंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वे लोग अनुशासन प्रिय थे, परंतु यह अनुशासन किसी ताकत के बल के द्वारा कायम नहीं किया गया, बल्कि लोग अपने मन और कर्म से ही अनुशासन प्रिय थे। यहाँ विशेष बात यह है कि सिंधु सभ्यता के लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मानवीय और अनुशासन प्रिय थे। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि पुरातात्विक खोजों में बर्तनों, सोने की सुइयां, छोटी नाव, बैलगाड़ियां, छोटे छोटे घर, तंग सीढ़ियां, नगर योजना एवं पानी व्यवस्था आदि मानवीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। औजार मनुष्य के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। कृषि एवं पशुपालन सिंधु सभ्यता के दो मुख्य व्यवसाय थे। संग्रहालय में रखी अगर गौर से देखें तो वहां औजार जैसी चीजें तो बहुत रखी हैं, परंतु हथियार कोई नहीं। हथियार राजतंत्र की पहचान होते हैं। राजा और हथियारों का संबंध सामान्य सी बात है। हथियारों और ताकत के बल से सिंधु घाटी के लोगों को अनुशासित किया गया था, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। वे जीवन में आत्मीयतापूर्ण अनुशासन रखते थे। लोग अपने काम धंधे में मस्त थे। यहाँ किसी बड़े राजा का शासन था अथवा शासन राजा के डर से पैदा हुआ था, यह दूर की बात लगती है। अपने अपने कार्यों और धंधों से जुड़े लोग समझ में ही अनुशासित थे। उनकी किसी ताकत से अनुशासन नहीं किया जा सकता था। अर्थात जो वहां पर अनुशासन किया जाता था तो लोग अपने आत्म संयम से ही वहां पर अनुशासन कायम रखते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के घरों, गलियों, सड़कों और खुदाई में वास्तुशिल्प से जुड़े सामान को देखते ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न थी। उसमें कृत्रिमता एवं आडंबर नहीं था। पुरातात्विक विद्वानों के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में शासन और सामाजिक संबंध के तौर तरीके क्या रहे होंगे। यहाँ की सभ्यता में अनुशासन तो है, परंतु किसी सत्ता के बल पर नहीं। यह अनुशासन वहां की नगर योजना, वास्तुकला, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता में देखी जा सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी नाव मिली, जबकि मिस्र की सभ्यता में बड़ी बड़ी नाव का प्रचलन था। सांस्कृतिक धरातल पर यह तथ्य सामने आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग एवं स्वाभाविक साधारण जीवन शैली पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार की कृत्रिमता एवं आडंबर दिखाई नहीं पड़ता, जबकि अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते अनेक प्रमाण हमारे सामने आए। प्यारे बच्चों, आशा है कि अतीत के दबे पांव यात्रा वृत्तांत का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।